अंजलि ने जैसे ही अपनी सासू माँ सरिता जी को धक्का देकर बाहर निकाला। ऑफिस से लौटे अमन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को संभाल लिया। अंजलि की नजर जैसे ही अमन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए और लड़खड़ाते हुई आवाज में बोली, आप यहाँ? लेकिन आप तो। अंजलि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि अमन ने गुस्से में लगातार 2 थप्पड़ अंजलि के गाल पर जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को धक्का देकर बाहर निकालने की? बेटा नहीं, मैं आज नहीं, आज इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। बहुत से लिया आपने लेकिन अब और नहीं। अमित अंजलि का मुंह भिजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? माँ है वह मेरी, इस घर और मेरी हर एक सांस पर मेरी माँ का नाम लिखा है। तुम होती कौन हो उन्हें इस घर से निकालने वाली? अरे माँ है तो क्या इन्हें मैं अपने सर पर बिठा लूं? किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते इन्हें? मैं नहीं रह सकती इनके साथ, अंजलि चिल्ला कर बोली। मेरी माँ के यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत है ना? अभी बस मुझे 1 मिनट दो, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। अमित गुस्से से अंदर गया और फोन मिलाने लगा। सरिता जी बेटे से बोली, ऐसा मत कर, लेकिन अमित नहीं माना तो सरिता जी उस दिन को ही सोचने लगी जिस दिन वह बेटे के साथ इस घर में आई थी। अंजलि बाबूजी के जाने के बाद मैंने माँ को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया है। अब वह कब तक अकेले रहेंगी वहां? अमित ऐसे अचानक फैसला क्यों ले लिया? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते इस बारे में। तुमसे क्या पूछना, मेरी माँ है, उन्हें मैं जब चाहूं बुला सकता हूं। आखिर उनका पूरा हक है हमारी जिंदगी पर और हमारे साथ रहने का भी। अगर तुम्हारी माँ को जरूरत हो तो क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी? उसी तरह माँ को अब इस उम्र में हमारे साथ की जरूरत है। ठीक है, पर मैं अपनी निजी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करने वाली, पहले ही कह देती हूँ। मुझे जो पसंद है वह करूंगी, जिसमें आराम मिलेगा वह पहनूंगी। फिर मत कहना कि सासू माँ का थोड़ा लिहाज कर लो। अमित चुप ही रहा कि उस समय देखा जाएगा जो भी होगा। माँ का अगले हफ्ते का टिकट था अपने बेटे बहू के पास आकर रहने का। अमित ने घर में अपनी माँ का कमरा सही करवा दिया था ताकि माँ आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अंजलि इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन माँ भी उनकी जिम्मेदारी है तो वह मना भी नहीं कर सकती थी। माँ को लेने अमित गया था। बेटा तो खुश था कि माँ साथ आ जाएगी, उसकी जिंदगी में इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर अंजलि की दिनचर्या थोड़ा बदलने वाली थी, क्योंकि दिन भर उसे सासू माँ के साथ ही रहना था और खुली आजादी के साथ रहने वाली अंजलि अब उनके आने से बंधन में बंदी बंदी सी रहेगी। सरिता जी अपने बेटे के साथ उसके घर पहुंची तो माँ जी आई। अंजलि ने आगे बढ़कर अनमने ध्यान से पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसने खुश होने का दिखावा किया। शुरुआत के दिन में तो अंजलि थोड़ा सासू माँ के हिसाब से काम कर रही थी, पर दिखावा भी कब तक करती, तो कुछ दिन बाद वह अपने लहजे में आ ही गई। सरिता जी ये देखकर समझ गई कि बहू ने कुछ दिन तो मेरा लिहाज किया। उन्होंने अंजलि को अपने पास बुलाया बात करने के लिए। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करती हो, पर मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम जैसा रहती आ रही हो वैसे ही रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा और घर का ध्यान भी रख लूंगी, और जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही रह लूंगी। बस इसी बात का फायदा अंजलि ने अब उठाना शुरू कर दिया। अब तो वो अपनी मनमानी करने लगी। उसका जब मन करता वह घर के काम को अधूरा छोड़कर पूरे पूरे दिन घर के बाहर सहेलियों के साथ निकल जाती। फिर सारा काम सरिता जी को ही करना पड़ता, और जब बेटा शाम को ऑफिस से घर आता तो उसके सामने ऐसे जताती कि पूरे दिन वह काम कर करके थक जाती है। धीरे धीरे करके उसने घर के सारे काम सरिता जी पर छोड़ दिए, और अगर वह कोई काम अधूरा छोड़ देती तो बहू उन्हें ऊपर से सोताने सुनाती हुई कहती, यहाँ आकर बस गई है, यहाँ आने से पहले सोचना तो चाहिए था कि बहू बेटे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ऊपर से इतना महंगा शहर है, हर चीज को खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। पर इन्हें इससे क्या मतलब, इन्हें तो सब कुछ बिला बिलाया मिल जाता है। बहू के ऐसे हजार ताने सुनकर भी सरिता जी कड़वे घूंट पीकर रह जाती, क्योंकि और करती भी क्या बेचारी, कहाँ जाए, अब उनका कोई है भी तो नहीं। एक दिन सरिता जी दोपहर को काम निपटा कर खाना खा रही थी, तभी बहू अपनी सहेलियों के साथ आई और सरिता जी को खाना खाते हुए देख उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्से में दंदनाते हुए बोली, माँ जी आप में बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? सारा डाइनिंग टेबल खराब कर दिया है। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो जमीन पर बैठकर नहीं खा सकती थी, और यह क्या हाल बना रखा है। चलिए उठिए यहाँ से, ढंग के कपड़े और बाल बांध कर आइए और मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। सरिता जी की आंखें नम हो गई और आधे पेट उठकर वहां से चली गई।
बहू की सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में गई और अपने पति को याद करके रोने लगी। जब सरिता जी के पति जिंदा थे तो वह उन्हें ज्यादा काम नहीं करने देते थे। एक बार की बात है, जब सरिता जी कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर सुखाने के लिए ले गई तो तुम्हें कितनी बार कहा है सरिता, पैरों में दर्द है तो सीढ़ियां मत चढ़ा करो। तुम्हें छत पर जाने की जरूरत क्या है? कपड़े सुखाने के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं छत पर कपड़े डालने चला जाया करूंगा। तुम पैरों को तकलीफ मत दो। राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सरिता से कहा। आप तो बस बातें बनाना जानते हैं, जब भी किसी काम को कहते हूं तो भूल जाते हैं। कितनी दफा कहा कि ममता को वापस काम पर बुला लेते हैं, पर आप हैं कि मानते ही नहीं है। उसके जैसी दूसरी घरेलू तरीका ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उसने थोड़े पैसे ही बढ़ाने को कहा था तो बढ़ा देते आप। अब इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाता है। ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां आकर जाती हैं। इस उम्र में आप ही इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से मेरी आपको चिंता है ये जता भी रहे हैं। अगर सही मायने में मेरी चिंता है तो ममता को उसके मनमाफिक पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाएगा, सरिता जी ने गुस्से में कहा। लेकिन वह सरिता जी से कैसे कहे कि बेटे जो अपने माता पिता के लिए खर्चा पानी और ऊपर से नौकरानी की तनख्वाह भेजता था, वह बहू के कहने पर उसने तनख्वाह देने से बंद कर दिया। बहू का कहना है कि अभी इतने हाथ पैर नहीं टिके हैं उनके जो काम करने के लिए नौकरानी चाहिए। खुद काम करेगी तो हाथ पैर भी चलते रहेंगे। रामप्रकाश जी प्यार से बोले, सरिता तुम मुझे बता दिया करो काम, मैं कर लिया करूंगा काम, और मैं दूसरी मेड ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। ममता वैसे भी हमारे यहाँ 4 सालों से काम कर रही थी। एक ही मेड को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, वह भी रुपए के लिए कितना चिक चिक करके गई, जमाना भी खराब है। हम अखबार में रोज ही खबर पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति के नौकर ने हत्या कर दी। हमें हमारी सुरक्षा खुद रखना है, हम भी अकेले ही रहते हैं, और तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास मत कर लिया करो। राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। राम प्रकाश जी के एक ही बेटा है, वह भी बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। राम प्रकाश जी एक छोटी सी गद्दा फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। अपनी छोटी सी नौकरी से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण जैसे तैसे कर रहे थे। लेकिन सरिता जी ने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगी। उसके लिए उन्होंने घर घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन तक साफ किए। आखिर में उसकी मेहनत रंग लाए। बेटा पढ़ लिखकर रेलवे की भर्ती में सेलेक्ट हो गया। बेटे अमित ने भी अपने माता पिता को का संघर्ष भरा जीवन देखा था, इसलिए वो भी उनके दुख दर्द को अच्छी तरह समझता था। बेटे की नौकरी लग गई तो सरिता जी ने बेटे के रिश्ते की बात चलाई, लेकिन उसने अपनी पसंद की लड़की अंजलि से ही शादी की। माता पिता को बेटे की खुशी के लिए हाँ बोलना पड़ा। शुरू में सब ठीक था, मगर बेटे की शादी के 1 साल बाद ही उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ वही सेटल हो गया। वह तो अपने माता पिता को भी अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए रामप्रकाश जी ने बेटे के साथ जाने से इनकार कर दिया। रामप्रकाश जी से भी अब कोई काम नहीं होता था, उनकी भी अब उम्र हो गई थी, इसलिए वो अब घर पर ही रहते। बेटे ने एक नौकरानी रख दी माता पिता के काम के लिए, मगर बहू ने वो भी हटवा दी थी। लेकिन रामप्रकाश जी अपनी पत्नी को ये बात बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे। बस इसी बात को लेकर सरिता जी नाराज हो रही थी। एक दिन रामप्रकाश जी बाजार जा रहे थे तो किसी गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी और वही मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सरिता जी पति के जाने से बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटा सरिता जी को अपने साथ ले गया, लेकिन बहू हमेशा उसे सरिता जी के खिलाफ भटकाती रहती। गाड़ी के हॉर्न की आवाज से उनका ध्यान टूटा तो वह अपनी बहू के हाथ में एक बैग देखकर बोल पड़ी, बहू क्या तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हो? वह भी बिना कुछ बताए ऐसे अचानक। इतना कहते ही सरिता जी के बेटे ने उन्हें इतनी बुरी तरह से डरते हुए कहा, आपको क्या जरूरत है ये पूछने की? वह कहीं भी जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपने से मतलब रखो, उसकी जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस खाना खाए और अपने कमरे में आराम फरमाएं। अमित की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सरिता जी हक्का बक्का रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका राम सा आदर्श बेटा ऐसा कुछ भी कह सकता था। पल भर के लिए वह अपने बेटे का मुंह देखती रह गई, पर आंखों में तैरते मोती उन्हें कुछ बोले नहीं दे रहे थे। वह चाहती तो आज अपने बेटे को उसके तीखे वाणी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, परायपन ने उन्हें यह इजाजत नहीं थी और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
कमरे में जाते ही उनके सब्र का बांध टूट गया। वह खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी और अपनी जिंदगी को कोसने लगी। भगवान मुझे अपने पास बुला ले, मैं थक गई हूँ। सबके अनुसार जी जी कर नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी भगवान जहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं हो, मेरा सम्मान ना हो, ऐसा लगता है मानो सब पर मैं बोझ गई हूँ। क्या बुढ़ापा आते ही बोलने का अधिकार भी खत्म हो जाता है? क्या गलत किया मैंने बेटे से बहू के बारे में पूछकर? पहले तो बहू ही ऐसे थी, पर अब बेटा भी सोचते सोचते उनका कलेजा फट रहा था। क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता बोझ हो जाते हैं? क्या माँ पिता घर में रखे सामान की तरह हो जाते हैं, जिसे एक कोने में रखकर छोड़ दिया जाता है? क्या पैसे से कर देने भर ही बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है? अपने माता पिता के प्रति क्या प्यार के दो मीठे बोल और सलाह मशवरा की कोई आवश्यकता नहीं होती? क्यों पिता के रहने तक सब कुछ अच्छा अच्छा होता है और पिता की मृत्यु होते ही बूढ़ी माँ परिवार के हर सदस्य को खटकने लगती है? क्या बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को अपनी जुबान पर भी ताला लगा लेना चाहिए? ये जीवन की कौन सी परीक्षा की घड़ी है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? और हर पल यही सब सवाल सरिता जी के मन में चलता रहता और उनके अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती। जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से उन्होंने खुद को अपने बेटे बहू के हिसाब से ढाल लिया। जो कहते वैसा सुन लेती और अपने जीवन को जी रही थी। ये सब सोचते सोचते सरिता जी फूट फूट कर रोने लगी, जिसकी आवाज सीधे बेटे अमित के कानों में पड़ी। ऐसी दर्द भरी आवाज सुनकर अमित भागकर अपनी माँ सरिता जी के कमरे में आया और माँ को ऐसा रोते देख उनके पैरों के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया है। माँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ पर मैं भी क्या करूँ, मैं भी थक गया हूँ जिंदगी से। आपकी बहू की वजह से मैं भी थोड़ा खींचा खींचा सा हो गया हूँ। आजकल उसके तेवर ही अलग रहते हैं। उसे किसी का पूछना कहना पसंद नहीं आता और मुझे भी कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, नहीं तो वह आपसे बिना बात का झगड़ा करेगी जब मैं ऑफिस रहूंगा और इन सब के बीच में पीस जाता हूँ। माँ मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ा हूँ। मैं मजबूर हूँ, पत्नी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बेहद प्यार है और ना आपकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकता हूँ। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मेरा दर्द माँ, ऐसे में अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर अमित भी बिलक बिलक कर रोने लगा। आज इतने सालों बाद अपनी मन स्थिति को अमित अपनी माँ के सामने रखा था, इसलिए सरिता जी उसकी स्थिति को समझते हुए उसे चुप कराती हैं और कहती है, चुप हो जा, बैठे मत रहो, मैं समझती हूँ तेरी हालत। मुझे भी दिखता है तेरा दर्द, मुझे भी पता है तेरी पत्नी कैसी है। वह नहीं चाहती कि तू मुझे देखे, मेरी फिक्र करे, पर मैं क्या करूँ? इस बुढ़ापे में अकेलापन, शक्ति, उपेक्षित नजरें मुझसे अब सहन नहीं होती। जब तक तेरे पापा जिंदा थे तब तक सब ठीक चल रहा था। सभी मुझसे पूरे अदब से बात करते थे, सम्मान करते थे, राय विचार लेते थे, पर अब सब मुझे बोझ समझने लगे हैं। शायद अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप कल भी मेरे लिए सबसे पहले थी और आज भी मेरे लिए आप सबसे पहले हैं। बस जीवन की इस परीक्षा की घड़ी में आपका साथ चाहिए ताकि मैं दोनों के बीच तालमेल बिठा सकूं। प्लीज माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे से आपसे ऐसा कभी बात नहीं करूंगा और आपके अकेलेपन में साथ निभाऊंगा। बस आप मुझे कभी गलत मत समझना माँ। बेटा किसी दर्द से गुजर रहा था, ये सरिता जी को पता ही नहीं चला था कभी, इसलिए अपने इकलौते बेटे को सीने से लगाकर बोली, माँ भी अपने बच्चे की बातों को भला दिल से लगाती है क्या? वह तो गंगा माँ से होती है, कितना भी कचरा डालो फिर भी गंगा माँ सबके लिए दर्द हारिनी होती है। आज भी सरिता जी अपने दर्द को भूलकर बेटे के दर्द को समझकर जिंदगी से समझौता कर लिया था। एक दिन से सरिता जी पोते के लिए रसोई में दूध गर्म कर रही थी तो उनके हाथ से गर्म दूध का पतीला छूटकर नीचे गिर गया और सारा दूध जमीन पर बिखरा गया। सो अलग सरिता जी के पैर भी जल गया। इतने में अंजलि गुस्से में उभरती हुई आई और सरिता जी का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई से बाहर निकाल दिया। अंजलि ने ऐसे झटक कर बाहर निकाला कि सरिता जी गिरते गिरते बची और ऊपर से उल्टा सीधा बकबकाने लगी। अमित से अपनी माँ की हालत देखी नहीं गई और उसने तड़पता 2 थप्पड़ अंजलि के गाल पर जलता हुआ बोला, अंजलि मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब नहीं। अगर तुम्हें मेरी माँ के यहाँ रहने से इतनी ही तकलीफ है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अपनी माँ को खुश संभाल लूंगा। ये मेरी माँ का घर है, मेरी यह जिंदगी मेरी माँ की देन है। अगर मेरी सासों पर तुम्हारा हक है तो मेरी माँ का तुमसे कहीं ज्यादा अधिकार है।
आज तक मैं इसलिए चुप था, कभी ना कभी तो तुम मेरी माँ को समझोगी। लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम कभी नहीं बदल सकती। ये रहा तुम्हारा सामान, अब निकलो यहाँ से। अपना दाव उल्टा पड़ता देखा कि सरिता जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि मायके में उसके मम्मी पापा रहे नहीं और भैया भाभी उसे वहां रहने नहीं देंगे। इसलिए अंजलि ने सरिता जी से माफी मांगना ही सही समझा। सरिता जी ने अपनी बहू को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से अंजलि ने फिर कभी सरिता जिसको ना ताना सुनाया और ना ही दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की। धीरे धीरे अंजलि भी अब सरिता जी को समझने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अमित खुश हो जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।